इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया और फैसला क्या है, पहले को फैसला पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको बताते हैं कि इस फैसले के असरात क्या होंगे और आने वाले दिनों में अब क्या होने वाला है। अब क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल यह फैसला है और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देने से शुरू हो गया। अदालत ने फैसले के पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा है कि अदम एतमाद की तहरीक पर स्पीकर की रूलिंग में बताई गई वजूहात आइन और कानून से मुतजाद हैं, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं और इसलिए इनको कलअदम करार दिया जाता है। दूसरा पैराग्राफ, इस अमल के तसलसल में यह करार दिया जाता है कि अदम एतमाद की तहरीक ताहाल मौजूद है और उस पर कार्रवाई होना है, यानी अदम एतमाद की वहीं से मामला शुरू हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ, आर्टिकल 58 की पहली शिक का हवाला देते हुए कहा गया कि इस सारे अमल के दौरान वजीर आजम पर पाबंदी आयद थी और वो इस दौरान सदर को असेंबली तोड़ने की एडवाइस देने के मजाज नहीं थे, यानी असेंबलियां भी वापस। चौथा पैराग्राफ, वाकयात के इसी तसलसल में वजीर आजम की जानिब से 3 अप्रैल को कौमी असेंबली तोड़ने के लिए सदर को भेजी गई एडवाइस की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा वो असेंबलियां भी वापस। अगला पैराग्राफ जो है वो ये कहता है कि सदर की जानिब से कौमी असेंबली तहलील करने का हुक्मनामा आइन से मुतजाद है और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इसको कलअदम करार दिया जाता है, असेंबलियां वापस बहाल हो गई। यह करार दिया जाता है कि इस तमाम अरसे में कौमी असेंबली मौजूद थी और मौजूद रहेगी। फैसले में मजीद कहा गया कि इस अरसे के दौरान ऐसे तमाम इकदामात या कार्रवाई जो भी हुआ, ख्वाह किसी भी वजह से सदर के अहकामात के बाद जिनके तहत इलेक्शन कराने और नई असेंबली मुंतखब करने के लिए बशमूल निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और उनको खत्म किया जाता है। यानी जितने इकदामात इस बीच में किए गए हैं सदर पाकिस्तान या वजीर आजम की जानिब से, वो सारे खत्म हो गए और इसी के नतीजे में वजीर आजम, वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों को बहाल किया जाता है। इस दौरान कौमी असेंबली मौजूद रही और स्पीकर आइन के मुताबिक उसको चलाने के पाबंद है। स्पीकर की जानिब से असेंबली की तहलील से कबल इसके इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने की कानूनी हैसियत नहीं है। और 9वां पैराग्राफ जो है वो ये कहता है कि स्पीकर की यह जिम्मेदारी है कि वो कौमी असेंबली का इजलास, जो जारी इजलास है, उसको तलब करें और ऐसा फौरी तौर पर करें जिसमें यानी सैटरडे की सुबह, हफ्ते की सुबह 10:30 बजे से ज्यादा ताखीर ना की जाए, जो कि 9 अप्रैल की तारीख है। वैसे कल भी बुला सकते हैं अगर बुलाना चाहे तो, लेकिन 9 अप्रैल 10:30 बजे तक तो जरूर बुलाएं और इसी दिन इसी एजेंडे पर कार्रवाई करें जो 3 अप्रैल को जारी किया गया था। फैसले के मुताबिक स्पीकर आइन के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत असेंबली के इजलास को उस वक्त तक मुलतवी नहीं कर सकते जब तक अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं हो जाती। यानी वो अब मुलतवी नहीं कर सकते, उन्होंने पहले वोटिंग करनी है। पूरी तरह से अदालत ने फिक्स कर दिया है कि अब कोई भाग ना सके, सारे के सारे यहां पे मौजूद रहें, इजलास शुरू हो। कुछ भागने का रास्ते सारे बंद कर दिए अदालत ने और उन्होंने कहा जी कि अब आपको हर हाल में तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवानी पड़ेगी। अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाए या अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए और आइन के आर्टिकल 91 के तहत नए वजीर आजम का इंतखाब हो जाए और वो रूल्स 32 के तहत अपना ओहदा संभाल लें, तब तक तो ये असेंबली जारी रहेगी और कार्रवाई जो है उसको मुलतवी नहीं किया जाएगा। 11वां पैराग्राफ कहता है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो कौमी असेंबली के इसी जारी इजलास में नए वजीर आजम के इंतखाब के बाद स्पीकर और वफाकी हुकूमत समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम इस अदालत के अहकामात और हिदायत पर फौरी अमल करेंगे। अच्छा, अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जो यकीन दहानी कराई थी, यानी वो थी कि किसी को रोका नहीं जाएगा, रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे, तो इजलास में किसी भी रुकन को शिरकत से रोका जा सकता है और ना ही किसी रुकन को अदम एतमाद की तहरीक और नए वजीर आजम के इंतखाब के वक्त वोट डालने से रोका जा सकता है। ताहम अदालत ने करार दिया कि यह मुख्तसर हुक्मनामा किसी भी तौर पर आइन के आर्टिकल 63A पर असरअंदाज नहीं होगा, जिसके तहत अगर कोई रुकन पार्टी से मुनरिफ होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिर अदालत ने कहा कि 3 अप्रैल को, यानी आखिरी पैराग्राफ है, 3 अप्रैल को जो हुक्म जारी किया गया था कि वजीर आजम और सदर की जानिब से कहा गया कोई भी फैसला इस केस में अदालती हुक्म के ताबे होगा, ये इस वक्त तक नाफिजुल अमल होगा जब तक अदालत के इस मुख्तसर फैसले पर मुकम्मल अमल नहीं हो जाता। यानी इमरान खान साहब को अदालती फैसले ने उनके हाथ पांव बांध कर उनको कौमी असेंबली में हॉर्स ट्रेडिंग के सामने फेंक दिया है। यानी मैं सिंपल आपको बताऊं तो एक तो फैसला हुआ, अदालत का सर आंखों पर है, लेकिन अब फैसला हो गया, उस पर अपनी राय दे सकते हैं। एक तो इसके ऊपर जो एतराज किया जा रहा है वो ये है कि ये बाद में नोटिस लिया गया और इसका फैसला पहले आ गया।
जबकि पहले ये बात छिड़ी थी कि 63A के तहत जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोटिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के वजह से वो बिक जाते हैं और फ्लोर क्रॉसिंग कर जाते हैं, यानी उनको खरीद लेती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एक पार्टी के बंदों को और उनको अपने हक में इस्तेमाल करती है, फ्लोर क्रॉस कर जाते हैं, वो अपोजिशन के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की आइन में जो सजा दर्ज है उस हवाले से 63A के लिए सदारती रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास और वो काफी दिन हो चुके हैं। उसके ऊपर अभी तक, यानी उसको गए हुए 20 दिन हो गए हैं, उसके ऊपर अभी तक कोई रूलिंग नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट की कोई फैसला नहीं आया। लोग इस पे एतराज कर रहे हैं कि ये बाद में केस उठाया, इसके ऊपर फैसला आ गया और वो जो पहले से केस आया हुआ था उसके ऊपर अभी तक जो है वो कंफ्यूजन है कि उन मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा। एक तो लोग कहते हैं कि ये ज्यादती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है और अदालत ये भी साथ ही फैसला दे सकती थी कि मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, कहते हैं कि स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी, उनकी रूलिंग थी इस बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत हो रही है और बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को गिरा के रजीम चेंज किया जा रहा है। लिहाजा वो ये समझते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त नहीं है, उन्होंने रूलिंग देकर उसको फारिग कर दिया। अब मामला ये है कि अगर बैरूनी मुदाखलत को जेर बहस ही नहीं लाया गया, वो एक नुक्ता जिसकी बुनियाद पे स्पीकर ने रूलिंग दी, उस नुक्ते को अदालत में जेर बहस लाए बगैर अदालत ने उस रूलिंग के ऊपर फैसला दे दिया कि वो गैर आईनी है या आइन से मुतसादिम है। सर आंखों पे जजेस का फैसला, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने फैसला किया, वो कमाल फैसला है और पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मामला यह है कि ये एक सवाल है जो छूट गया इस जगह पे कि बैरूनी मुदाखलत को जेर बहस नहीं लाया गया। या तो कहा जाता कि अमेरिका ने कोई मुदाखलत नहीं की, या कहा जाता कि अमेरिका ने मुदाखलत की है लेकिन अदम एतमाद इससे हटकर एक अलग आईनी मामला है, उसको अलग देखा जाएगा। लेकिन इस पर कोई क्लैरिटी ऐसी मौजूद नहीं है। अब होगा क्या, ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। नंबर 1 तो यह है कि अपोजिशन अब अपनी हुकूमत बना लेगी। तहरीक अदम एतमाद का सामना इमरान खान साहब को परसों करना पड़ेगा और अब वो क्या करते हैं, अगर तो सादा सादा चलेंगे और कानून और आइन के मुताबिक जो अंडरस्टूड चीजें उनके मुताबिक चलेंगे तो अपोजिशन अपने नंबर पूरे करके 172 की ताकत शो कर देगी और वो ताकत शो करने के बाद इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटा देगी। इमरान खान साहब वहां से वजारत उज़्मा के ओहदे से हटेंगे और वापस बनीगाला चले जाएंगे, जबकि शहबाज शरीफ साहब उन्हीं अरकान की मर्जी और मदद से, यानी उन्हें मुनहरिफ अरकान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो इत्तेहादियों की मदद से जो इमरान खान साहब से छूट कर गए हैं और अपनी स्ट्रेंथ को पूरा करते हुए शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे तो उनके साथ कौन कौन है, उनके साथ एक लंबी जमातों की लिस्ट है। मैं आपको वो लिस्ट पूरी पढ़ के बता देता हूं। एक तो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है, जमात इस्लामी भी गालबन उधर जाके खड़ी हो जाएगी, उसके बाद MQM है, उसके बाद मुस्लिम लीग काफ आदि है, GDA का एक हिस्सा है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी है और इसके अलावा कुछ 4-5 जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो कोई 12-14 जमातों का एक इत्तेहाद है जिसकी हुकूमत बनेगी और एक ऐसी कैबिनेट बनेगी जिसमें बहुत सारी जमातें शामिल होंगी, यानी लगभग कोई 8 दर्जन से ज्यादा जमातों की एक काबीना बनने जा रही है, यानी 8-9 जमातों की एक काबीना बनेगी और शहबाज शरीफ साहब के लिए निजाम चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के चैलेंजेस क्या होंगे और टारगेट्स क्या होंगे, ये है जी सबसे बड़ा सवाल। देखें, इलेक्शन की तरफ तो वो अब नहीं जाना चाहते और फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना जो है वो खुदकुशी है, क्योंकि इमरान खान साहब एक नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं और कौम इस नैरेटिव को मान चुकी है कि एक बैरूनी साजिश हुई है और उस बैरूनी साजिश के मुताबिक इमरान खान साहब की हुकूमत को तब्दील कर दिया गया है। अब वो साजिश कितनी ताकतवर है आपको आने वाले दिनों में मजीद पता चल जाएगा। अभी भी आपने देखा ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, यानी ऐसा लगा कि 3 तारीख को इमरान खान साहब ने विन कर लिया है और वो दोबारा इस कौम को इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे, लेकिन आप ये देखें कि उनके हाथ पांव बांध दिए गए और उनको उठा के वापस हॉर्स ट्रेडिंग के सामने फेंक दिया गया। अब ये रास्ता तारीख में खुला रहेगा, जब भी किसी के पास पैसे होंगे तो वो किसी भी पार्टी के अरकान को खरीदे, 50-50 करोड़ रुपया खर्च करे, 1-1 अरब रुपया खर्च करे, 20-25 अरब रुपया खर्च करे, 25-50 आदमी खरीदे और एक पार्टी की हुकूमत गिराकर दूसरी पार्टी की हुकूमत बना दे। जब चाहो किसी की हुकूमत गिरा दो। पाकिस्तान के अंदर अब ये मुश्किल नहीं रहेगा, जिसके पास इन्वेस्टमेंट होगी वो पाकिस्तान में रिजीम चेंज कर सकेगा, क्योंकि इसके ऊपर
अभी तक कोई इस किस्म की रूलिंग नहीं आई और अब रूलिंग का फायदा भी कोई नहीं। यानी ये रूलिंग उस वक्त आनी चाहिए थी या अदालत का फैसला उस वक्त आना चाहिए था जब इत्तेहादियों ने फैसला नहीं किया था। इत्तेहादियों ने, मैं आपको बता देता हूं, एमकेएम ने जब फैसला किया ना तो उन्होंने इमरान इस्माइल को क्या कहा? उन्होंने इमरान इस्माइल ने कहा जो आपको दे रही है पीपल्स पार्टी या बाकी लोग दे रहे हैं, आप इमरान खान की हुकूमत ना गिराएं यार, ये आलमी साजिश है और आप क्यों उसका हिस्सा बनते हैं? आप लोगों के लिए इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा कराची में। आप एक काम करें, जो वो आपको दे रहे हैं वो हम आपको देते हैं। आप कहते हैं गवर्नरशिप में ओहदा छोड़ता हूं, आप वो ले लें। एमकेएम को उन्होंने कहा, लेकिन एमकेएम ने यह बताया कि हमें 17 मुनहरिफ अरकान से मिलवाया गया है और मिलवाने वाले कौन हैं? जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। तो आपकी हुकूमत तो वैसे भी गिर जाएगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह फैसला बर वक्त आ जाता कि मुनहरिफ अरकान की सजा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, जो सदारती रेफरेंस है उसके ऊपर पहले फैसला आ जाता, तो फिर यकीनी तौर पे मुनहरिफ अरकान डर जाते और वो इमरान खान के खिलाफ गैर मौसर हो जाते, तो इत्तेहादी भी कहीं ना जाते। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एमकेएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी कभी कहीं ना जाती अगर मुनहरिफ अरकान इमरान खान से दूर ना होते। और मुनहरिफ अरकान के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अगर बर वक्त आ जाता और उनके खिलाफ आ जाता कि फ्लोर क्रॉसिंग जायज नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग को अगर वो रोक देते, तो फिर कभी भी ये इत्तेहादी जमातें कहीं ना जाती। वो इमरान खान के साथ कंफर्टेबल थे, लेकिन ये माहौल बनाया गया और इस माहौल के नतीजे में अब एक नई हुकूमत बन जाएगी और आइंदा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। टारगेट्स और चैलेंजेस, देखिए चैलेंजेस उनके अपने स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट ये है कि वो ये चाहते हैं कि आटा बहुत महंगा है, घी बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, डॉलर बहुत महंगा है, जो अशिया खुर्दो नोश है उनमें चीनी बहुत महंगी है, दीगर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, पाकिस्तान में उनके बकौल बहुत सारे मसाइल हैं, उन्होंने जन्म लिया है और बहुत ज़्यादा बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं। ये सारी चीज़ें अब शहबाज शरीफ साहब को एड्रेस करनी पड़ेंगी इक़्तिदार में आने के बाद। अच्छा, इसमें क्योंकि इनका अपना दावा था कि ये हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है, कोई आलमी फैक्टर नहीं है। बार बार ये कहते रहे हैं कि पेट्रोल तो $150 तक भी गया तो हमने 100 से कम में बेचा, तो हम फिर बेच देंगे, तो अब बेचें। हुकूमत आ जाती है तो बेच के दिखाए। तो पहले चैलेंजेस ये हैं कि जिन चीज़ों को ये इंटरनल फैक्टर कहते थे कि पाकिस्तान के अंदरूनी हुक्मरानों की वजह से ये महंगाई और ये सारी खराबियां हैं, तो वो साबित करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को कि अंदरूनी खराबियां थी और उनको मैंने आगे ठीक कर दिया है और ये देखें ये महंगाई और ये चीज़ें सारी ठीक हो गई हैं। सबसे पहले तो उनको ये करना पड़ेगा। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब को जो बड़ा चैलेंज है वो एक ये है कि टारगेट्स जो उनके हैं उनको अचीव करने हैं। मुझे नहीं लगता कि वो चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगे, हालात बहुत मुश्किल है और कैबिनेट जो उनको बनाकर दी जा रही है वो एक अजीब भानमती का कुंबा है। यानी जेयूआई जो है वो अपना सदर बना रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो चंद वजारतों के ऊपर पहले से हकदार है, पीएमएलएन कुछ वजारतों की हकदार है, जेयूआईएफ कुछ वजारतों की हकदार है, एमकेएम पहले ही कुछ वजारतें और गवर्नरशिप मांग चुकी है। दूसरी जानिब जो है काफ लीग के जो 2 मुनहरिफ अरकान हैं वो भी कुछ मांग चुके हैं, उनको भी देना पड़ेगा। तो हर एक को कुछ ना कुछ देकर ये इक़्तिदार जो है वो परवान चढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसकी मुद्दत कितनी होगी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं और इसमें टारगेट क्या है जो अचीव करने हैं। पहला टारगेट जो अचीव करना है वो इलेक्शन के जो रूल्स हैं उनको तब्दील करना है। इमरान खान साहब ईवीएम लेकर आए थे और उसका उन्होंने कानून बनाया था, अपोजिशन उसको नहीं मानती, इसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा उनको आते ही और वो इसको खत्म करेंगे, मिलकर खत्म करेंगे, सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी वो इसको खत्म कर देंगे। अच्छा, एक तो ये करेंगे। दूसरा, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक है ये इसको अपोजिशन खत्म कर देगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक इसलिए नहीं देना कि ओवरसीज पाकिस्तानी पीएमएलएन को, क्योंकि जिन मुल्कों में वो बेचारे रहते हैं वहां पे वो इनकी अयाशियां देखते हैं, जब भी ये लोग जाते हैं तो वो इनकी अयाशियां देखते हैं। और पहली मरतबा पाकिस्तानी पूरी दुनिया से ये कह रहे हैं कि हमें इज्जत मिली है इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, यानी हमें कोई इंसान समझता है। यानी अब यूएई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, तो वो लोग कहते हैं कि अब हमारी एम्बेसी, हमारा सफारत खाना आकर पूछता है अगर हमारे ऊपर कोई केस बन जाए या कोई सीरियस मसला हो जाए, तो हमें अब लवारिस नहीं छोड़ दिया गया। हमारे जो लोग कैद हुए थे इमरान खान साहब उनको छुड़वा कर ले गए, चाहे वो मलेशिया से थे, चाहे वो सऊदी अरब से थे, चाहे वो यूएई से थे। तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इमरान खान साहब ने जहां पे पाकिस्तानी लेबर काम करती है उनकी इज्जत के लिए और उनकी आसानियों के लिए काम किया है। तो अब, और यूरोप और अमेरिका में तो आप पहले ही जानते हैं कि जहां पे इन लोगों की जायदादें हैं वहां पे वैसे ही वो लोग सारे बहुत खिलाफ हैं। तो ऐसे में ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, मौलाना फजलुर रहमान को, इन जमातों को बिल्कुल सूट नहीं करता।
एमक्यूएम को भी सूट नहीं करता। लिहाजा ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक छीन लेंगे। एक, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक छीन लेंगे। नंबर 2, जो इलेक्शन है वो, और एक चीज इन्होंने और करनी है कि नैब को खत्म करना है, नैब को कमजोर करना है, नैब को खत्म करना है। इमरान खान साहब ने अगर इस्तीफे दे दिए तो याद रखिएगा अगली जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं की जाएगी। एक ऑप्शन यह है इमरान खान साहब के पास कि वो कौमी असेंबली से इस्तीफे दें। 135 के करीब अगर इस्तीफे आएंगे तो 135 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने का मतलब है कि आधे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, और अगर आधे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई तो इमरान खान साहब ये इलेक्शन इतने आराम से होने देंगे? वो एक एहतजाजी सियासत करेंगे और पाकिस्तान को जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब अपोजिशन में नहीं होंगे, और अपोजिशन के अंदर कौन होगा? अपोजिशन वो अपनी बना लेंगे, यानी पीएमएलएन चाहेगी जिस मर्जी पार्टी को अपने से बाहर रख के उसकी अपोजिशन बना लेगी, और जिस भी पार्टी की अपोजिशन बनाएगी उसके साथ बैठकर पीएमएलएन, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी थोड़े दिन बाद पीएमएलएन से एक नूड़ा कुश्ती करती है। इमरान खान साहब तो पहले ही बाहर हो गए और वो एक नूड़ा कुश्ती करते हैं, और वो नूड़ा कुश्ती करने के बाद एक अपोजिशन बन जाता है, एक हुकूमत बन जाता है, और वो हुकूमत गिराती ही नहीं अपोजिशन। तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कौन होगा, ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि चेयरमैन नैब कौन होगा। पाकिस्तान के बड़े और अहम मामले और अहम तैनातियों के ऊपर जो कुछ भी तय होगा वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान तय होगा। तो ये एक इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कुछ भी करें, रिजाइन देने की ऑप्शन से पहले उनको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिजाइन देने का मतलब है कि उन्होंने कश्तियां जला दी हैं और अब वो किसी को नहीं खेलने देंगे। ये बहुत अग्रेसिव मूड, एक मोड हो सकता है, एक बहुत अग्रेसिव मूव हो सकता है जो बिल्कुल हालात को बदल सकता है, लेकिन उसके लिए एक लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल यहां पे चेयरमैन नैब को भी तब्दील करेंगे और नैब को दबाएंगे, और बहुत मुमकिन है कि उसको खत्म कर दें। नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर उनको रिलीफ दिलवाया जाएगा, और फिर उनका नाम ईसीएल से निकलेगा, मियां साहब बाहर भी जाएंगे, जो बाइडन की टेलीफोन कॉल भी आएगी, और बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन में आ जाएंगी। फिर जैसा अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान वैसा चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।